नमस्कार, प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और मेरे साथी अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में हम लेकर आते हैं आपके सामने अतारांकित सवालों को, जिसका जवाब लिखित तौर पर दिया जाता है। लेकिन हम इस खास कार्यक्रम में एक झलकी आपको उस सवाल को ही दिखाएंगे जिसको संसद के पटल पे पूछा गया और जिसका जवाब मंत्री ने दिया, और उस पर अन्य सवाल भी पूछे गए और जिसका जवाब फिर से मंत्री ने दिया। यह एक बहुत ही रोचक समय होता है जब सांसदों के समक्ष मंत्री और सरकार की जिम्मेदारी तय होती है और सरकार को जवाब देना पड़ता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। तो अरविंद जी, अगर हम शुरू करें आज के सवाल से, तो आज का एक खास सवाल पूछा गया है मेक इन इंडिया के बारे में, और मेक इन इंडिया कार्यक्रम का क्या नवीकरण किया गया है। यह सवाल सांसद हैं आप आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उन्होंने ये सवाल किया है और एक क्या जवाब दिया है सरकार ने, यह आप बताइए। जी बिल्कुल अखिलेश जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है उस पर सरकार का काफ़ी फोकस है, और लगभग जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनमें सरकार ने कोशिश ये की है कि जो है स्वदेशी प्रयासों से अगर आत्मनिर्भरता नहीं भी ली जा सकती तो कम से कम जो आयात हो रहा तमाम क्षेत्रों में उसको कम से कम किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ताकत हम अपने स्वदेशी विनिर्माण क्षेत्र पर लगाएं। तो उसमें अखिलेश जी जो सवाल पूछा उसका जवाब ये दिया कि ये जो मेक इन इंडिया की जो पहल है इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी, और उस समय सरकार ने 25 सेक्टर्स को 25 क्षेत्रों पर फोकस किया था, लेकिन बाद में इसको रिवाइज किया गया और तो 27 क्षेत्रों को इन्होंने चुना है, और उसमें बाकायदा एक सूची दी गई है। जो नई संशोधित सूची है उसमें मोटे तौर पर मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो अखिलेश जी सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपका भी पसंदीदा विषय है, वो रक्षा और एरोस्पेस है इसमें। उसके अलावा जो औषध निर्माण और चिकित्सा उपकरण है, जैव प्रौद्योगिकी है, बहुत सारे ऐसे जो आधुनिक जिसको हम बोलते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े विषय हैं। चमड़ा और जूता, जो कि आप जानते हैं भारतीय चमड़ा और जूते की बड़ी मांग है बाहर। इसके अलावा जो शिपिंग सेक्टर है उसमें भी रेलवे है, विनिर्माण क्षेत्र है। उसी के साथ साथ जो है लेखा और वित्त सेवाएँ भी हैं, पर्यटन और जो हॉस्पिटलिटी की इंडस्ट्री है उसको लिया है इन्होंने, और संचार और कानूनी सेवाएं भी इसमें शामिल की गई। तो कुल मिला के ये, और आखिरी में जो है इसमें जो लिया है 27वां शिक्षा की सेवाएं हैं। तो कुल मिलाकर के ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो इसमें अखिलेश जी, ये जो सारी चीज़ों में सरकार का काफ़ी लंबा चौड़ा फोकस चल रहा है, और कई तरह के जो है इसमें योजनाएँ और एक आकार जो है लिया जा रहा है। अखिलेश जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जो है एंटी डंपिंग पर सवाल है केसी राममूर्ति का। इसमें जहाँ से बहुत ज़्यादा सामग्रियाँ आ जा रही तो चिंता का विषय बना हुआ है। क्या जवाब इसका दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से संबंधित है, और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लगातार जो विदेश से हमारा आयात निर्यात का संबंध है उसकी देखरेख करते रहता है। तो इसमें उन्होंने जो जवाब दिया है उस जवाब बड़ा रोचक जवाब है, क्योंकि कई बार हम समझते हैं कि जो एंटी डंपिंग है वो एंटी डंपिंग केवल ऐसे देशों के खिलाफ लगाया जाता है जिनके साथ हमारे संबंध नहीं है, अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच बात ये नहीं है। एंटी डंपिंग कार्रवाइयाँ उन देशों के खिलाफ भी किया जाता है जिनके साथ हमारे दोस्ताना संबंध हैं, क्योंकि दरअसल होता क्या है कि हमारे जो घरेलू उद्योग हैं, हमारे जो घरेलू उत्पाद हैं, वह घरेलू उत्पाद अनावश्यक आयात से या किसी देश के ऐसे जबरन आयात से या ज़रूरत से ज़्यादा निर्यात से प्रभावित हो जाएं, तो उसको रोकने के लिए एंटी डंपिंग मेजर्स लिए जाते हैं। तो जो सरकार ने जवाब दिया है उसके तहत चाइना से एंटी डंपिंग मेजर्स लिए गए हैं चाइना के खिलाफ। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन से लिए गए हैं, कोरिया से लिए गए हैं, कोरिया के खिलाफ, चाइनीज़ ताइपी जिसे ताइवान कहते हैं उसके खिलाफ एंटी डंपिंग हमने कार्रवाइयाँ की हैं और जांच किया है। थाईलैंड के खिलाफ लिया गया है, अमेरिका के खिलाफ भी हमने एंटी डंपिंग की कार्रवाइयाँ की हैं, इंडोनेशिया के खिलाफ किया है, जापान के खिलाफ और मलेशिया के खिलाफ किया है। तो ये जो देश हैं इसमें देश तकरीबन सभी के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। चीन से प्रतिस्पर्धा थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर कुल देखें तो कुल 888 जांच हुए हैं एंटी डंपिंग के मामले में, और कुल 888 जांच में पाया गया है कि 214 जो इन्वेस्टिगेशन है वो चीन के खिलाफ हैं, जो 31/12/2017 तक का ये आंकड़ा है, और चीन के खिलाफ ये हैं, और बहुत सारे मामले सही पाए गए जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। 888 जो मैंने बताया कि 888 का आंकड़ा जो है वो एंटी डंपिंग के जांच की गई, उसमें 656 पाया गया कि वो सही है।
मतलब वो डंपिंग में संलग्न थे और अनावश्यक रूप से हमारे देश में सामान भेज रहे थे, कई तरह के बाधाओं को तोड़कर या कुछ नियम कानूनों को तोड़कर या उसको झांसा देकर। तो उसमें 656 के खिलाफ कार्रवाई की गई है कई देशों के अगेंस्ट, और जिसमें 167 जो है 167 ऐसे मामले हैं जो सिर्फ चाइना के खिलाफ थे, जिनके खिलाफ एंटी डंपिंग कार्रवाई की गई। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, विदेश मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है जिसको कि बना के रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ आप विदेशों से संबंध इसलिए नहीं रखते हैं दोस्ती का मामला है या दोस्ती का नहीं है, बल्कि यह भी कि हमारे देश के हित कितने प्रभावित होते हैं, इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। और एंटी डंपिंग के मामले में सरकार काफ़ी सख्त होती है कई बार, क्योंकि एंटी डंपिंग अगर नहीं लगाएंगे तो ऐसे सामान हमारे यहाँ आ जाएंगे जिन सामानों की हमारे यहाँ ही बहुतायत है, तो इससे हमारा उद्योग, घरेलू उद्योग प्रभावित होता है। अगर अरविंद जी, अगर हम आए इसके बाद घरेलू मामले पे, तो एक बड़ा रोचक सवाल है महिला जेलों के बारे में, और ख़ास करके यह सवाल इसलिए भी रोचक है कि सवाल में पूछा यह गया है कि क्या महिला कैदियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, और महेश पोद्दार का ये सवाल है कि क्या महिला कैदियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, और क्या यह भी बताया गया है कि क्या महिला जेलों की संख्या में बढ़ाई गई है। तो यह बड़ा रोचक सवाल है, इसका क्या जवाब है? ये अखिलेश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इसमें जो ये दिया गया है कि महिलाओं के लिए जेलों की संख्या में वृद्धि करने की योजना, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि आबादी में वृद्धि के साथ ही साथ जो है बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मांग उठ रही है। उसमें एक जेल, महिलाओं के लिए जो जेलों की जो संख्या है, अभी बीच में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सर्वे आए हैं जिसमें पाया गया कि भारत की जो जेलें हैं वो बहुत ज़्यादा भीड़ भरी हो गई हैं। और इस समय जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका लगातार जोर ये है कि जो जेलों की कंडीशंस हैं वो बदली जाए। आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी ये मामला उठा है। तो इसमें जो जवाब दिया है हंसराज अहीर जी ने, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा संकलित सूचना के हिसाब से 3 सालों का आंकड़ा दिया है, और उसमें ये पाया है कि जो आखिरी है वो 2016 में करीब 18,498 महिला कैदी जो है ये थी, और इसमें बढ़ोतरी हुई है। और अभी जो है 2016 तक का जो स्थिति है उसके हिसाब से पूरे देश भर में जो है 20 महिला कारागार हैं जो स्पेसिफिक जो उनके लिए बने हुए हैं। बाकी बहुत जगह आपने देखा होगा कि संयुक्त रूप से रखा जाता है। तो उसमें इन्होंने ये जवाब दिया है कि जो संविधान की 7वीं अनुसूची की जो सूची 2 है उसके तहत जो कारागार है वो राज्य का विषय है, और राज्य सरकारें जो है इसके लिए जिम्मेदार हैं, और वो अपने क्षेत्राधिकार में महिला कारागारों की संख्या जो है वो बढ़ाती रहती हैं। और इसमें विधिवत आंकड़े वगैरह भी दिए हुए हैं अखिलेश जी। तो कुल मिलाकर के काफ़ी आपने देखा कि ये देखिए कितना विस्तारित जो है कुल मिलाकर के ये है। लेकिन एक और जो सवाल है जो होम से ही जुड़ा हुआ अखिलेश जी, वो अब राजा जी भी हमारे साथ हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो अरुणाचल और मेघालय में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट है उसके बारे में क्या जवाब आया जो है, और क्या संतुष्ट हैं वो? बिल्कुल सही अरविंद जी, ये कॉमरेड डी राजा का सवाल था जो राज्यसभा सांसद हैं, और कॉमरेड डी राजा को जवाब दिया गया गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा। उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ, मेघालय और अरुणाचल के कुछ इलाकों में स्थिति चूँकि सामान्य हो गई है, इसलिए वहाँ से AFSPA हटाया गया है। लेकिन इसके अलावा जो और बातें हैं उस बातों पर भी जानकारी मांगी है। जैसे कॉमरेड डी राजा ने यह भी सवाल किया था कि जस्टिस BP जीवन रेड्डी कमेटी की अनुशंसाएं थी, उसके आलोक में क्या सरकार ने ऐसा किया है। तो कॉमरेड डी राजा अभी हमारे साथ हैं। कॉमरेड राजा, ये जस्टिस जीवन रेड्डी का आपने उल्लेख किया है, व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस जीवन रेड्डी रिकमेंडेशंस? Armed Forces Special Power Act and the disturbed areas declared under that act have become controversial issues. Then the issue was raised in Parliament, outside Parliament. The issue became very serious in the state of Jammu and Kashmir, in the state of Manipur, in several parts of the country. Then Jeevan Reddy committee was constituted. I understand that committee has recommended the withdrawal of Armed Forces Special Power Act, that is repeal of Armed Forces Special Powers Act. That committee is of the view that act is not relevant in country in the present situation.
that is where there is a continuous demand that the whole act needs to be reviewed, revisited, and even the leaders of Jammu and Kashmir have raised that issue, and Manipur also issue was raised, and then government agreed to repeal it from certain areas. In Jammu and Kashmir also in certain areas they have agreed to repeal it. So in that context the question was raised in relation to Meghalaya and Arunachal Pradesh, and government has agreed, yes, the assessment shows the disturbed area can be reduced, and in case of Arunachal they have answered that from 16 police stations it has been reduced to 8 police stations. In this case of Meghalaya also they said beyond certain date they will not extend. So it means government is also with open mind to review the situation, assess the situation, accordingly reducing the so-called disturbed areas under this act. Okay. So जब आप सदन में होते, अगर राज्यसभा के सदन में होते आप, तब आप एक पूरक सवाल पूछते. You must have asked a supplementary question. So what could be your supplementary question now? No, my supplementary question would have been whether the government is with open mind to review the whole act, and as demanded whether government will agree for complete repeal of this act, because there are many violations of this act. Now recently we are witnessing a case, the army men have gone challenging certain actions against them. It is related to the Armed Forces Special Power Act, because it gives certain powers to the special powers to armed personnel. Then if there are violations, how to check, how to question them. That is where the problems become. Right. So I think the government has answered your question. So are you okay with the answer? And I think that it will need another question from you. I will be taking up this issue. Not only me, several other members can also take up the issue, because those people are really involved, and for instance Meghalaya, Arunachal, the Jammu and Kashmir, Manipur, the members from these areas, they confront the situation every day. So they will also raise the issue. One thing is clear, that government does agree to review, and thereby it is also reducing the area of disturbed, so-called disturbed area. So that it means government tries to be realistic also. Okay, so that is a silver lining, and this shows that there is improvement. This shows that there is improvement in the situation. There is improvement in the sense, according to government, the situation has improved, and the disturbed area can be reduced. So सरकार भी बार बार समीक्षा करती है, और इसी समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अगर अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में स्थिति सुधर रही है, तो जहाँ जहाँ सुधर रही है वहाँ से आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाया जाए, और जहाँ अभी भी है वहाँ जारी रखा जाए, और कोशिश यह की जाएगी कि वहाँ भी सामान्य स्थिति बनाने के लिए सरकार जनता के अन्य तबकों और इनके जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी सहायता से स्थिति को सामान्य करे. तो कॉमरेड राजा, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू राज्यसभा टीवी. तो अब हम आते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल अरविंद जी है आंधी और तूफान के मामले में. अब देखिए, एक डी कुपेंद्र रेड्डी का ये सवाल है, और देखिए सांसद कितना संवेदनशील होते हैं, छोटे छोटे मामले उठाते हैं. तो उन्होंने आंधी और तूफान के बारे में सवाल उठाया है. उन्होंने यह पूछा है कि आंधी और तूफान में पिछले दिनों किस तरह से लोग प्रभावित हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, और सरकार ने क्या व्यवस्था की है कि इस तरह के आपदा प्रबंधन की कई सारी तैयारियां होती हैं. तो क्या इसके लिए सरकार तैयारी करती रहती है, या सरकार ने इसके लिए क्या किया है? तो क्या जवाब है? बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, ये बहुत ही, ये जैसे सांसद जितना संवेदनशील हैं, इसमें ये भी दिखता है जो जवाब आया है अखिलेश जी, कि सरकार भी कितनी संवेदनशील है, और आज सरकारें भी इन बातों के बाकायदा आंकड़े रखती हैं. इसमें जो है, जो भारत सरकार ने राज्यों से जो सवाल का जवाब मांगा है, जिस तरह आंकड़े मांगे हैं,
उसमें जो हमारा ये जो मई और जून 18 जो है बीता है 2018 का, उसमें आंधी तूफान से मरने वालों की संख्या पूरा विधिवत दिया गया है और ये भी कहा है कि जो राज्य आपदा प्रक्रिया निधि है उसके तहत जो है जो पीड़ित हैं उनके सगे संबंधियों को उसके लिए मुआवजा भी दिया जाता है। और चूँकि जो है ये आपदा प्रबंधन ये राज्यों की जिम्मेदारी है, इसमें बाकायदा आंकड़ों के जवाब वगैरह पूरा दिया गया है और ये बताया गया कि आपदा प्रबंधन के लिए किस तरह की तैयारियां सरकार कर रही हैं। लेकिन इसमें अखिलेश जी देखिए पूरा 2018 का मई और जून महीने का जो आंकड़ा है उसमें ये पाया गया है कि कुल मिला के 1006 लोग मारे गए हैं पूरे देश भर में और 635 लोग जो है वो घायल हुए हैं। ये 2 महीनों का जो आंकड़ा दिया हुआ है। दरअसल केरल में आए हुए बाढ़ के पहले केरल के पहले का है। और इसमें भी जो अखिलेश जी सबसे ज़्यादा जो बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश में 252 लोग मारे गए हैं और 360 लोग जो है घायल हुए हैं। और बाकी राज्यों में जो है इस तरह से आंकड़े जो है घट बढ़ रहे हैं। लेकिन जो केरल में भी अगर आप देखेंगे तो ये जो मौजूदा आपदा से पहले 71 लोग मारे गए हैं और जो है जिसको कहिए 16 लोग घायल हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर के मानव जीवन की ठीक ठाक हानि हुई है और कोशिश ये हुई है। और ये जो आपदाएं हुई हैं अखिलेश जी, ये हुई हैं जो है बिजली गिरने से, तूफान से और बाढ़ वगैरह जो के कारण मौतें हुई हैं, ये बुनियादी तौर पर इसको लेकर के ये हुई है। और लेकिन एक सवाल और भी है जो है अखिलेश जी, देखिए ये लोग सांसद खासतौर विधायी मामलों में भी कितना सजग होते हैं। वो हुसैन दलवाई जी का जो सवाल है अत्याचार निवारक विधेयक जो है 2010 का, उसके बारे में जानना चाहा है सांसद ने कि आखिर क्या हुआ है उसका, क्या योजना, क्या जवाब है इसका विषय? हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो सवाल किया है वो इस मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि अपराध के मामले में अगर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में दुनिया सचेत हुई है तो अपराधी जो हैं जो जेलों में रखे गए हैं या जिनके खिलाफ जांच की जा रही है उनके खिलाफ क्रूरता, अमानवीय क्रूरता नहीं बरती जाए क्योंकि कई ऐसे मेथड्स आ गए हैं आज के दिनों में जबकि बिना कोई अत्याचार किए हुए, बिना कोई उनके शारीरिक तौर पे उनके खिलाफ क्रूरता बरते हुए भी आप उनसे सच्चाई जान सकते हैं। तो इसी मामले में संयुक्त राष्ट्र का एक निर्देश था, संयुक्त राष्ट्र के साथ एक कन्वेंशन बना था जिसको कि लॉ कमीशन ने सबमिट किया है अपना रिपोर्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूएल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। ये 30 अक्टूबर 2017 को ये रिपोर्ट आई थी जिसको कि रिपोर्ट में ड्राफ्ट बिल एक बनाया गया इस भी रिपोर्ट के आधार पे, प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल 2017। इस बिल के अनुसार एक बात है कि ये जो पूरा जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, राज्य और केंद्र दोनों इस पे कानून बनाते हैं। तो यह जो बिल है यह बिल राज्य सरकारों को सर्कुलेट किया गया है और उनकी क्या राय होती है वो राय अभी सरकार मांग रही है कि जब उनकी राय आ जाएगी तो उस राय के आधार पे एक केंद्रीय कानून बनाया जाएगा और उस केंद्रीय कानून जब एक बार बन जाता है तो उसके बाद उसके एक मॉडल कानून वो होता है और उस मॉडल कानून के अनुसार अगर राज्य सरकार चाहें तो उस कानून को मान लें या उसके आधार पे अगर कुछ उनको अपना ऐड करना है, उसमें कुछ घटाना है तो उसको घटा सकते हैं। तो अभी एक रिवाइज प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल भी सेलेक्ट कमेटी के तरफ से आया था और उसमें भी उसकी जांच की गई और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर भी इसको दिया गया था रिवाइज्ड प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल 2010, लेकिन अब वो लैप्स कर चुका है। तो पुराना बिल है, अब वो लैप्स कर चुका है। तो मैं इसका बैकग्राउंड बता रहा था कि किस तरह से बार बार इस तरह के मामले आए और अब प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल जिस पर कि राज्य सरकारों से सहमति ली जा रही है कि क्या किया जा सकता है और वो ड्राफ्ट बिल अभी सर्कुलेशन में है। जब आएगा जब आएगा वो सर्कुलेशन, जब राज्य सरकारों का मंतव्य आएगा उसके बाद सरकार इस पे जवाब देगी और उसके अनुसार से कानून बनाएगी। लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी क्लिष्ट मामला है, जिस तरह से अपराध बढ़े हैं समाज में, उस अपराध के मामले में जो पुलिस को भी कई तरह की जांचें करनी पड़ती हैं। तो सरकार की एक बात यह भी है कि जो हमारा जो मशीनरी है वो मशीनरी कहीं बहुत ही डीमोटिवेटेड ना हो जाए। लेकिन यह बात भी ध्यान रखना है कि आखिरकार अपराध में जो लोग संलग्न होते हैं उनके साथ भी एक मानवीय व्यवहार किया जाए ताकि हम एक मानव जाति के साथ हम मानवाधिकार के मामले में हमारे जो सवाल हैं, हमारे जो क्रेडेंशियल्स हैं वो बने रहें। तो इसी मामले में है। लेकिन अब ये भी अगला इसी से जुड़ा हुआ है, अगर जो तारांकित का है अखिलेश जी, वो उसके बारे में क्या? तो अगला एक तारांकित सवाल आएंगे हम, लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपसे और सवाल पूछेंगे और मुझे लगता है कि आप भी हमसे कुछ और सवाल पूछेंगे। लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका प्रश्नकाल में। अरविंद जी, जिस तरह से हम प्रश्नकाल में चर्चा कर रहे थे, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे अतारांकित सवालों के बारे में, जिसका जवाब लिखित तौर पे सरकार ने दिया था। लेकिन अब अपने इस कार्यक्रम को ख़त्म होने के पहले अपने दर्शकों को एक झलकी दिखाना चाहते हैं कि क्या ऐसे तारांकित सवालों के जवाब सदन के पटल पर रखे जाते हैं और किस तरह से सांसदों को यह अधिकार होता है कि वह उन पे पूछें, सवाल जवाब करें, एक बार फिर सवाल पूछें, अनुपूरक सवाल पूछें। और उसमें सिर्फ वही सांसद नहीं शामिल होते हैं जिन्होंने मौलिक तौर पे सवाल पूछा है, बल्कि कई अन्य सांसद भी उस सवाल में भागीदार होते हैं और वे अपनी तरफ से भी कई सवाल पूछ सकते हैं। तो अभी मैं जो दिखाने जा रहा हूं आपको तारांकित सवालों का वह है जिसे शमशेर सिंह ढुल्लो ने पूछा था, और वह सवाल था अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के प्रति अपराध की क्या स्थिति है। तो आइए देखिए किस तरह से ये सवाल राज्यसभा में पूछा गया और किस तरह से सरकार ने जवाब दिया। मैंने 5 साल का वेरवा मांगा था, पर मुझे सिर्फ 4 साल का वेरवा दिया गया है। 1 साल 17 का नहीं दिया गया। और जहाँ तक अट्रॉसिटी और क्राइम की बात है शेड्यूल कास्ट के प्रति, आप देखेंगे देश में जो अखबारों में भी आया, तो जो ऑथेंटिक फिगर है जो सरकारों ने दी है, जो इन्होंने पिछले सेशन में जवाब भी दिए हैं, जहाँ वहाँ पर धर्म के नाम पर सरकारें चलाई जा रही हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो। अब सवाल पूछिए प्लीज़। इसमें जो क्राइम जो है शेड्यूल कास्टों के खिलाफ, चाहे रेप का हो, चाहे अट्रॉसिटी की बात हो, चाहे मर्डर के हों, डिफरेंट साइज को, चाहे रिलीजियस मामले हों, ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो फिगर इन्होंने दी है 16 में। सभापति महोदय, सम्मानीय सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा था कि इसमें अपराध में वृद्धि हुई है क्या, तो हमने एनसीआरबी के माध्यम से जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है, और ये पद्धति है कि 4 साल का ही डाटा दिया जाता है, 17 का डाटा अभी आने में है, एनसीआरबी समय पर देती है। तो इसमें 2013 से लेके तो 2016 तक का जो डाटा दिया है, उसमें अनुसूचित जाति के भी अपराध में वृद्धि होने की जो बात हमने ना कही है, यही सही है कि वृद्धि नहीं हुई है। और साथ में अनुसूचित जनजाति के भी अपराधों में वृद्धि नहीं होने की हमने बात कही है। और जो भी अपराध होते हैं, चाहे मर्डर के हो या और भी तरीके हो, आपने कहा जैसे छेड़खानी के हो, बलात्कार के हो, ये सारे इनमें इंक्लूड हैं, सारे मिलाकर ये डाटा दिया गया है और सरकार इसके प्रति काफ़ी गंभीर है। आपने भी देखा है कि हमने 2015 में इसी के चलते कुछ अपराधों को और जोड़ा है। पहले 22 अपराध इसमें गिने जाते थे पीसीआर में, अभी हमने इस कार्रवाई के अंदर में जो एट्रोसिटी एक्ट के अंदर में और 25 उसमें अपराधों की बढ़ोतरी कर 47 अपराध में जोड़े, ताकि SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के ऊपर अन्याय ना हो। चेयरमैन सर, आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि SC ST कम्युनिटी के लोगों को भारत के संविधान के द्वारा जो भी प्रोटेक्शन उपलब्ध है, उसे न कोई संस्था छीन सकती है, न कोई देश का कोई व्यक्ति छीन सकता है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूँ। और हमारी सरकार ने SC ST एक्ट में किसी भी प्रकार का डाइल्यूशन न होने पाए, और इसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है उस हमारी सरकार ने किया है। यानी SC ST जो एक्ट है उसको और अधिक स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी अमेंडमेंट्स आवश्यक थे, वह सारे अमेंडमेंट्स एक्ट में करने का काम हमारी सरकार ने किया है। केवल एक्ट में ही अमेंडमेंट नहीं किया है, बल्कि रूल्स में भी हमारी सरकार ने अमेंडमेंट किया है, ताकि SC ST कम्युनिटी को भारत के संविधान के द्वारा जो भी प्रोटेक्शन प्राप्त है उस पर किसी भी सूरत में कोई सवालिया निशान न लगा सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए। और मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एक्ट में भी हम लोगों ने 2015 में अमेंडमेंट किया है, रूल्स में भी किया है। कुछ ऐसे मामले जो इसके पहले सम्मिलित नहीं थे, जो कि SC ST के कम्युनिटी के लोगों को टीज करना, ये करना, वो करना, वह सब सारे मामले हम लोगों ने रूल्स में अमेंडमेंट करके जो है शामिल कर दिए हैं। और जहाँ तक कन्विक्शन रेट का सवाल है, हमारे सहयोगी मित्र हंसराज जी अहिर ने बहुत ही अच्छा जवाब उसका दिया है। उन्होंने कहा है पहले स्पेशल कोर्ट्स हुआ करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि स्पेशल कोर्ट से ही अब काम नहीं चलेगा, बल्कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए। और ऐसे 194 एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश करने का काम सरकार ने किया है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ
स्पेशल एक्सक्लूसिव कोड इस्टेब्लिश होने के बाद निश्चित रूप से कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। ठीक। तो अरविंद जी, हम प्रश्नकाल की समाप्ति करते हैं आज के इस प्रश्नकाल की, और हम दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि प्रश्नकाल जो हमारा कार्यक्रम है, जब संसद का सत्र चलता है उस समय हम हर रोज़ आपके सामने आते हैं प्रश्नकाल के पूछे गए सवालों को और उसके जवाब को लेकर। लेकिन चूंकि अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए हम सप्ताह में एक बार आपके सामने आ रहे हैं, और हम हर सप्ताह आपके सामने आएंगे कुछ नए सवालों को लेकर और उनके जवाब को लेकर। और जब संसद का सत्र फिर से शुरू होगा तो हम हर रोज़ आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन एक बात याद दिलाना जाना चाहते हैं कि इसके माध्यम से एक झलकी मिलेगी कि किस तरह से संसद में सरकार को जवाबदेह होना पड़ता है और क्यों संसद के बारे में कहा जाता है कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। तो प्रश्नकाल में आज बस इतना ही। नमस्कार।